हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि इन चार में से कौन सा संसद का भाग नहीं होता। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा, ऑप्शन डी है राज्यसभा। तो आपको बताना है कि संसद का भाग कौन सा नहीं होता है। आपका सही उत्तर क्या होगा कि उपराष्ट्रपति। तो संसद का भाग कौन नहीं होता है, आपका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। दोस्तों, अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब हम संसद के संदर्भ में बात करते हैं तो संसद के तीन अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? तीन अंग होते हैं। एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है और एक राष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होता है या फिर संसद का भाग नहीं होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए, अगला सवाल है, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि भारतीय संविधान में किस वर्ष मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित का मतलब होता है किस वर्ष जोड़ा गया है, ये आपको बताना है। किस वर्ष जोड़े गए हैं हमारे मौलिक कर्तव्य संविधान में। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो बाद में संविधान में जोड़े जाते हैं। तो कब जोड़े गए थे ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है 1972 में, ऑप्शन बी है 1976 में, ऑप्शन सी है 1978 में, ऑप्शन डी है 1974 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि मूल कर्तव्य जो हैं, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये भारतीय संविधान में कब जोड़े जाते हैं। आपका सही आंसर होगा वर्ष 1976 में। तो दोस्तों, 1976 में क्या होता है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए जाते हैं, या फिर आप बोलेंगे कि एक 1976 में 42वें क्रम का क्या होता है, एक 1976 में संविधान संशोधन होता है। तो 42वें क्रम के संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में क्या किया गया है कि 10 मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है, यानी जोड़ दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है। तो आपको बताना है कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। किस भाग में किया गया है? आप बोलोगे भाग 4 में किया गया है। किसका उल्लेख? नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। सवाल क्या पूछ रहा है आपसे कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है। तो किसके लिए? ऑप्शन ए है नागरिकों के लिए, ऑप्शन बी है राज्यों के लिए, ऑप्शन सी है समाज के लिए, ऑप्शन डी है संघ के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्य के लिए। तो भाग 4 में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश कौन देता है। तो हमारे मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन देता है, ये बताना है आपको कि निलंबन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी है संसद द्वारा, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं, इन मौलिक अधिकारों को निलंबन के आदेश किसके द्वारा प्रति दिए जाते हैं। आपका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? आप बोलोगे राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो आपको बताना है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है न्यायपालिका, ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल। तो आपको क्या बताना था कि हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं, इन मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, ये किसके द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं। आपका सही आंसर होगा न्यायपालिका के द्वारा। दोस्तों, ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए कि जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायपालिका के शरण में जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है,
समानता का अधिकार संविधान में वर्णित है। तो समानता का अधिकार बताना है आपको कि समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 5 से 9 तक, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 9 से 13 तक, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14 से 18 तक, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17 से 21 तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि समानता का अधिकार बताना है कि समानता का जो अधिकार है ये संविधान में कहाँ पे उल्लेखित है। आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। दोस्तों इस बीच अभी अनुच्छेद 14 में वर्णित है विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है, समानता का अधिकार का उल्लेख है भारतीय संविधान में। तो चलिए अगला सवाल है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी वर्णन है। तो आपको बताना है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्रदान करने का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है ये बताना है आपको। मतलब कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ सकता है, उसकी नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 5 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 6 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 7 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 8 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि कोई व्यक्ति यानी पाकिस्तान का कोई व्यक्ति अगर वो भारत में आना चाह रहा है, भारत की नागरिकता को अगर ग्रहण करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। किस अनुच्छेद में है ऐसा उल्लेख, आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 6 में। तो अनुच्छेद 6 में क्या है कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान का कोई व्यक्ति भारत में आ सकता है, भारत की नागरिकता को ले सकता है। आपका सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है। तो आपको बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 322, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 325। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 320 में। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में यहाँ पे बात हो रही है। तो संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। अगर आपसे सवाल पूछे तब आपका सही आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 315 में। तो अनुच्छेद 315 में उल्लेखित है कि संघ लोक सेवा आयोग होगा, यानी भारत का ये क्या होगा, एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। अब हम अगर लोक सेवा आयोग के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो वो 3 प्रकार का होता है, एक संघ लोक सेवा आयोग, एक राज्य लोक सेवा आयोग, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग। ऐसा जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है, आप बोलोगे अनुच्छेद 315 में। और संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बताना है कि संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितना समय का अंतराल होना चाहिए। ऑप्शन ए है 1 माह, ऑप्शन बी है 3 माह, ऑप्शन सी है 6 माह, ऑप्शन डी है 12 माह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, मतलब संसद के 2 सत्रों के बीच यानी संसद के 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम जो समय अंतराल है वो 6 माह होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। आपको बताना है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी है संसद में, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति में, ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, आप बोलोगे राष्ट्रपति में। दोस्तों अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है इस सवाल से कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो अनुच्छेद 52 में क्या उल्लेख है कि भारत का क्या होगा, एक प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 53 में उल्लेखित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में है, आप बोलोगे अनुच्छेद 53 में।
यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति होता है, आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रपति क्या होता है। ऑप्शन ए है भारत का वास्तविक शासक, ऑप्शन बी है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राज्य और सरकार का अध्यक्ष, ऑप्शन डी है बहुमत दल का नेता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। राष्ट्रपति के संदर्भ में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है ये बताना है आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति क्या होता है, ये राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होता है, ऐसा प्रावधान किया गया है। जबकि अनुच्छेद 53 में क्या किया गया है कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के पास संघ की क्या होती है, शक्ति निहित होती है। यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति क्या होगा, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। आपको बताना है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी है न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होगा। आपका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या होता है कि हमारी तीन सेनाएं होती है, एक वायु सेना होती है, एक जल सेना होती है और एक थल सेना होती है। तो वायु सेना और जल सेना और तीसरी थल सेना होती है। तो ये तीनों प्रकार की जो सेनाएं हैं, इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है, सर्वोच्च जो सेनापति होता है वो कौन होगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।